नमस्कार। दिल्ली की जंग बहुत गर्म है और वो इसलिए कि जब बात किस्मत, डर और भाषा पर आ जाए तो आप समझ सकते हैं मामला कितना संगीन होता जा रहा है। और यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिल्ली के मानचित्र पे दस्तक से मुकाबला और ज्यादा दिलचस्प हो गया है। और आज दिल्ली का नेता कैसा हो में मेरे साथ तीन बेहद खास मेहमान, आम आदमी पार्टी की तरफ से संजय सिंह, बीजेपी की तरफ से संबित पात्रा और कांग्रेस की तरफ से रणदीप सुरजेवाला। आप तीनों का स्वागत है। और साथी ऑडियंस, हमारे साथ एनएसयूआई के छात्र हैं, एबीवीपी के छात्र हैं और आम आदमी पार्टी समर्थक सीवाईएसएस के छात्र हैं। आप सबका स्वागत है। मगर सबसे पहले संजय, आपसे जानना चाहूंगा, 30 सेकंड में बताइए, अरविंद केजरीवाल में दिल्ली अपनी उम्मीदें क्यों ढूंढे? और आपके 30 सेकंड शुरू होते हैं अब। देखिए, अरविंद केजरीवाल में दिल्ली अपनी उम्मीदें इसलिए खोजे क्योंकि उन्होंने दिल्ली की गलियों में, दिल्ली के मोहल्लों में, दिल्ली के लोगों के साथ मिलके दिल्ली का एक विजन तैयार किया है और दिल्ली के मुद्दों पे काम भी किया है 49 दिन की सरकार में, और जरूरत पड़ने पे सड़क पर उनके लिए आवाज भी उठाई है। अरविंद केजरीवाल का जीवन एक खुली किताब की तरह है। उन्होंने ईमानदारी से अब तक अपना काम और सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ अपना काम किया है। इनकम टैक्स कमिश्नर के रूप में उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी तो समाज के लिए, जब वो अन्ना के आंदोलन में आए तो पूरे देश को भ्रष्टाचार के खिलाफ लामबंद किया, दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को खड़ा किया, और जब सरकार बनी तो 49 दिन में, चाहे वो बिजली का मुद्दा हो, पानी का मुद्दा हो, शिक्षा का मुद्दा हो, चिकित्सा का मुद्दा हो, दिल्ली के लोगों की दुश्वारियों को दूर करने का काम किया। इसलिए मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल के साथ दिल्ली के लोगों को जुड़ना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया संजय सिंह। आपका अब बारी बीजेपी संबित पात्रा की। संबित, बताइए 30 सेकंड में, किरण बेदी में दिल्ली की जनता अपनी उम्मीद क्यों ढूंढे? नंबर 1, जिस प्रकार से वुमेन एम्पावरमेंट, नारी सशक्तिकरण की बात होती है, आज दिल्ली के सामने एक अपॉर्चुनिटी है कि वो 50% जनता में से, अर्थात नारी में से एक अपना प्रतिनिधि चुने बतौर सीएम के। दूसरा, 40 वर्ष का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है किरण बेदी जी के पास। किरण बेदी जी जिस भी डिपार्टमेंट में रही है वहां वो उस प्रकार का रिफॉर्म लेके आ पाई है जिस रिफॉर्म में पूरे विश्व में एक गुंजन रहा है। आप देखिए, चाहे वो तिहाड़ जेल हो, चाहे दिल्ली का ट्रैफिक हो, इन विषयों पे किरण बेदी जी ने जिस प्रकार की पहल की है वो अपने आप में अद्भुत रहा है। तीसरा और महत्वपूर्ण, किरण बेदी जी उस पार्टी को रिप्रेजेंट करती है जिस पार्टी ने पूरे हिंदुस्तान में, चाहे वो एंटी करप्शन की लड़ाई हो, चाहे मुद्दों की लड़ाई हो, उस पे अपने वर्चस्व को कायम किया है। स्वाभाविक रूप से दिल्ली में भी वही पार्टी हो। और अंत में इतना कहूंगा, किरण बेदी जी के साथ तो हमारे प्रतिद्वंदी भी खड़े हैं। खुद आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल का भी मानना है कि दिल्ली में अगर सबसे बेस्ट सीएम कोई हो सकता है तो वो किरण बेदी हो सकती है। तो क्यों नहीं हम एक साथ मिलकर किरण बेदी को चुने? और अब बारी रणदीप सुरजेवाला की। रणदीप जी, आप बताइए 30 सेकंड में, अजय माकन सबसे बड़ी उम्मीद दिल्ली की जनता के लिए क्यों? अभी साथ दिल्ली में लड़ाई दो अवसरवादी और एक कामवादी नेता के बीच में है। ऐसे व्यक्ति जिसको सही मायनों में 40 वर्ष का तजर्बा है। एक व्यक्ति 2 साल 1.5 साल पहले राजनीति में आया, एक आदरणीय महिला 15 दिन पहले राजनीति में आई, दोनों राजनीति को नकार कर। छात्र संघ की राजनीति से लेकर, दिल्ली यूनिवर्सिटी की राजनीति से लेकर, दिल्ली की विधानसभा में 4-4 बार विधायक से लेकर, 2 बार दिल्ली की सरकार में मंत्री से लेकर, दिल्ली की विधायिका में स्पीकर से लेकर, नई दिल्ली से 2 बार सांसद से लेकर, भारत सरकार में एमओएस और कैबिनेट मंत्री तक 40 वर्ष का तजर्बा अजय माकन जी के पास है। वो दिल्ली के दिल को जानते हैं, वो दिल्ली की समस्याओं को जानते हैं। और मैं याद दिलाऊं, ये वही दिल्ली है जब 1998 में हमने बीजेपी से ली तो पर्यावरण दूषित था और आंखें जलती थी। अजय माकन सीएनजी बसेस लेकर आए, सीएनजी लेकर आए, पूरी दिल्ली को हमने बदला और बदलती दिल्ली के अंदर 15 साल तक अजय माकन एक निर्णायक भागीदार रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रणदीप सुरजेवाला। तो तीनों पक्षों ने अपनी बात रखी और अब आगाज करते हैं हमारे आज के विषय का। सवाल यह कि भाषा पर काबू कौन खो रहा है? क्या कैंपेनिंग का स्तर लगातार गिरता जा रहा है? सवाल यह संबित पात्रा, जब तक आपने अन्ना हजारे की मूर्ति पर माला डलवाई थी तो चलिए वो एक किस्म का व्यंग हो सकता है, उनकी मूल्यों को ये तिलांजलि दे रहे हैं, वो एक किस्म का व्यंग हो सकता है। आपने उनके बच्चों का कैरिकेचर पेश किया, पर्सनली मुझे उस पर आपत्ति है, मगर चलिए वो भी व्यंग का हिस्सा है। मगर अब आपने एक बारूदी सुरंग पे पांव रख दिया है। आपने
उपद्रवी गोत्र की बात कर दी है। मैं तो ये जानना चाहता हूं कौन महानुभव है आपकी पार्टी में कि सियासत से, चुनाव से 4 दिन पहले वो गोत्र की बात कर रहा है, जाति की बात कर रहा है। कौन महानुभव है आपकी पार्टी में जो इस तरह से लिख रहा है? पहली बात है, जो लोग कार्टून को, मैं आम आदमी पार्टी के लिए कह रहा है कि जो कार्टून को नहीं समझ सकते वो शासन को क्या समझेंगे, इसलिए उन्हें शासन समझाने की आवश्यकता भी नहीं है। दूसरा महत्वपूर्ण विषय है, आप पूरे सेंटेंस को पढ़िए तो उसमें लिखा गया है आपका उपद्रवी गोत्र, अर्थात आप पार्टी का उपद्रवी गोत्र। वो तो हर कोई जानता है कि आप पार्टी का जो गोत्र है वो उपद्रवी ही है, और ये स्वघोषित है। अर्थात खुद केजरीवाल जी ने कहा था कि मैं तो अराजक हूं, मैं तो अराजक हूं। अगर अराजक को अराजक ना कहा जाए और अराजक को अराजक कह देने से अराजक को बुरा लग जाए तो ये राजक की गलती नहीं है, ये अराजक की गलती। ये आप स्पष्टीकरण दे रहे हैं संबित, मगर आप भी जानते हैं कि ये मौसम सियासत का है और मुद्दा जिस तरह से आम आदमी पार्टी से बना रही है उससे स्पष्ट हो रहा है कि उसे वो कहीं ना कहीं अग्रवाल समुदाय से जोड़कर देख रही है, बनिया समुदाय से जोड़ के देख रही है, जो आपके लिए बहुत मुश्किल का सबब होगा। दो चीजें कहा, पहला कहा कि जो कार्टून नहीं समझ सके उसे शासन समझ में नहीं आएगा। दूसरा, जो समझ के भी उसे राजनीति का रूप देने की चेष्टा करे उसे भी जनता तो सवाल समझाएगी। यह है संजय, आपका यानी कि आम आदमी पार्टी का उपद्रवी गोत्र है, क्यों आप खींच रहे हैं उसे जाति समुदाय तक? ये कि देखिए, झूठ और अफवाह फैलाने के मामले में भारतीय जनता पार्टी से इस देश के अंदर कोई प्रतियोगिता नहीं कर सकता। साफ तौर पे उसमें वैश्य समाज के लोगों को, उनके गोत्र को उपद्रवी गोत्र कहा गया है, ये उस विज्ञापन को देख के स्पष्ट होता है। दूसरी बात, आपने 3 विज्ञापन छापे नकारात्मक प्रचार के जरिए, और कार्टून से आप संदेश देते हैं, कार्टून के माध्यम से एक संदेश आप देना चाहते हैं। तो उस कार्टून से आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? अन्ना जी के चित्र पर, जीवित अन्ना जी के चित्र पे आपने माला पहना दी। दूसरे कार्टून से आपने उनके परिवार को टारगेट किया। तीसरे कार्टून से उस समाज को आपने टारगेट किया। मेरा कहना यह है, एक कवि महाराज हैं, आप विज्ञापन के जरिए समझ पाते हैं। अभी व्यंग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? बिल्कुल समझ पा रहे हैं। मैं कह रहा हूं विज्ञापन के जरिए आपने एक संदेश दिया ना। कार्टून का मतलब है, कार्टून में जो चीजें आप दिखाते हैं उसके माध्यम से समाज को एक संदेश देते हैं। आप ये संदेश दे रहे हैं कि आज जो तिरंगा इन्होंने छापा, उस तिरंगे में चक्र गायब कर दिया, इन्होंने राष्ट्रपति की कुर्सी पे नरेंद्र मोदी जी को बैठा दिया। आप किस प्रकार का संदेश देना चाहते हैं? संविधान का विज्ञापन छापा तो उसमें संविधान से धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद का शब्द काट दिया। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने मानसिक दिवालियेपन को देश की जनता के सामने जाहिर कर रही है, और इसका खामियाजा जनता अपने वोट की ताकत से भुगतेगी। सबसे पहले अन्ना जी के तस्वीर पे माला पे चलते हैं। आप देखिए उसका जवाब खुद आपने एक बहुत अच्छी तरह से दिया कि तिलांजलि दी गई है अन्ना जी के सिद्धांतों को, और किसने तिलांजलि दी ये पूरा विश्व जानता है। मगर मैं आना चाहूंगा पेज नंबर 156 अन्ना क्रांति नामक किताब का, जिसको खुद आशुतोष जी, जो कि बहुत जाने माने नेता है आम आदमी पार्टी का, उन्होंने लिखा है। उन्होंने कहा जब अन्ना जी की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी 9वें दिन के अनशन के दौरान, और अन्ना जी को नरेश त्रिहान जी ने ग्लूकोज लगा दिया था, तो एक कोने में बैठ के अरविंद केजरीवाल जी ने मीडिया को मैसेज किया कि ये क्या हो रहा है, ये तो यहां ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा है अन्ना जी को, और अंततः अन्ना जी ने ग्लूकोज निकलवाना पड़ा, जान को खतरे में डालकर। ये बीजेपी नहीं कह रही है, ये आशुतोष जी खुद कह रहे हैं। तो आप बताइए अन्ना जी को मारने की साजिश किसने की? अल्लाह, मैं बीच में बिल्कुल नहीं बोल रहा। अन्ना जी को माला पहनाने की साजिश तो आपने की, हमने तो सिद्धांतों को माला पहनाया। अब बताइए कि आप अन्ना जी को मारने की जो प्रक्रिया कर रहे थे, क्या वो अवसरवादिता नहीं है? ठीक है, देखिए मुझे लगता है ये बहुत ही गंभीर प्रश्न इन्होंने उठाया। इस प्रकार के आरोप, निराधार आरोप लगाने का बीजेपी का जो रवैया है, ये बहुत ही आपत्तिजनक है। अन्ना जी के प्रति, अन्ना जी कोई बच्चे नहीं है, उन्होंने 13 दिन का अनशन खुद से चलाया था। रोज खड़े होते थे, रोज बोलते थे, कहते थे दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। ये अन्ना जी अपने मुंह से कहते थे। संबित पात्रा को वो सुनाई नहीं दिया, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को वो सुनाई नहीं दिया। आप उनके अनशन को भी मजाक बना रहे हैं, उनके अनशन पे भी आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप दोनों पार्टियों के बहुत हो गए। एक बड़ी वाजिब बात मेरे मित्र ने कही, डॉक्टर संबित पात्रा ने, कि सिद्धांतों को तिलांजलि दे दी। सच बात यह है कि इन दोनों दलों ने सिद्धांतों, नीतियों और दिल्ली के मुद्दों को तिलांजलि देकर अब केवल, चाहे वो कुमार विश्वास हो और चाहे वो भाजपा के विज्ञापन हो, राजनीति में बच्चों और धर्मपत्नी, उनके ऊपर व्यक्तिगत व्यंग कार्टून्स के माध्यम से करना, चाहे हमारे विरोधी हो अरविंद केजरीवाल जी, वो गलत है। और जो कुमार विश्वास जी ने किरण बेदी जी के बारे में कहा, वो भी उतना ही आपत्तिजनक है।
सच बात यह है, मुद्दों से भटकाने की किरण बेदी के बारे में कहा या बीजेपी के बारे में था वो उनका रणदीप वक्तव्य? सुरजेवाला मुझे जी, लगता है मैं उस पर भी आ जाऊंगा। सवाल बड़ा एक सीधा है अभी सार, मुद्दों से भटकाने की साजिश है, क्योंकि 9 महीने का मोदी जी का शासन देख लिया जो खोखला निकला। ठीक है। एक ऐसे भिखारी हैं जो वो खुद कहते हैं अपने आप को, जो 15 लाख का सूट पहनते हैं पर जनता को कुछ नहीं मिला, और 49 दिन का अराजक शासन भी देखा, 15 साल का कांग्रेस का विकास भी देखा जिससे हमने दिल्ली को बदला। इसलिए दिल्ली के लोग थक गए हैं और ये दोनों लोग किरण बेदी और केजरीवाल की व्यक्तिगत लड़ाई को, जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन था, जो सही मायनों में IM अगेंस्ट कांग्रेस था, अब उसको वो दिल्ली के ऊपर थोपना चाहते हैं। चलिए अब मैं सवालों का सिलसिला शुरू करता हूं, सवालों का सिलसिला शुरू करता हूं। मैं जवाब दूंगा। एक पॉइंट देखिए, जो बात अभी रणदीप सुरजेवाला जी ने कही, यही गुमराह करने की बात बीजेपी कह रही है और उसमें कांग्रेस भी शामिल हो रही है। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आपसे कहना चाहता हूं, आपके चैनल के पास ऐसी कोई भी क्लिप या किसी चैनल के पास हो तो आप दिखा दीजिए जिसमें कुमार विश्वास ने किरण बेदी पे टिप्पणी। मैं आपसे इत्तेफाक रखता हूं कि उन्होंने किरण बेदी के बारे में नहीं कहा, मगर मैं एक वोटर हूं, मुझे किरण बेदी जी से क्यों जोड़ रहे हैं? मैं यही कहना चाह रहा हूं। मैं मानता हूं वो किरण बेदी के बारे में नहीं था, मगर साहब मैं आपसे जानना चाहता हूं, व्हाई डू आई नीड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट अरविंद केजरीवाल बेडरूम? मैं क्यों, आप बता रहे हैं अतिरिक्त जानकारी? आप खांसी के बारे में, आप उनकी बीमारी के बारे में रोज मजाक उड़ाते हो। उन्होंने व्यंग के अभी आप व्यंग समझने की बात कर रहे थे, ये व्यंग नहीं समझ में आया? आप भी उसी हमाम में? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप भी उसी हमाम में? हम खुले आम आपसे कह रहे हैं, एबीपी न्यूज चैनल के पास अगर कोई ऐसी क्लिप हो जिसमें किरण बेदी सवालों पे चलूंगा। देखिए क्या कहा गया किरण जी के लिए तो हम जानते हैं, हम दोहरा भी नहीं सकते हैं, मगर उसी कुमार विश्वास जी ने, देखिए वो एक व्यंग्यकार हैं, हम सम्मान करते हैं व्यंग्यकार का, मगर उन्होंने ही व्यंग के अंदाज में साउथ इंडिया की महिलाओं को काली पीली कहा था कि नहीं, और उसके बाद साउथ इंडिया की महिलाओं से बाद में हाथ जोड़ के माफी मांगी थी कि नहीं। क्या दिल्ली में साउथ इंडियन महिलाएं रहती नहीं है? नहीं भी रहे, क्या हिंदुस्तान के साउथ इंडिया की महिलाओं को काली पीली, मैं बीच में बिल्कुल नहीं बोलता हूं, आप मेरे बात बोलिएगा। हिंदुस्तान की साउथ इंडिया की महिलाओं को काली पीली महिलाएं बोलना क्या यह उचित लैंग्वेज है? और दूसरा, आपने 15 लाख की सूट के विषय में कहा, आप देखिए इतने पढ़े लिखे बड़े व्यक्ति हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं, 7,000 रुपए का सूट है, कल खुद मैन्युफैक्चरर ने कहा कि 7,000 रुपए का सूट है और हमने ये गिफ्ट किया था, मगर सूती कपड़े पहन के देश को कैसे लूटना है वो किसी से सीखना है तो आपके नेताओं से सीखना है। चलिए अगला सवाल, पहला सवाल करते हैं जी। नमस्कार सर, मेरा नाम अमन आकाश है और मेरा सवाल संबित पात्रा सर से है। सर, आप कह रहे हैं कि दिल्ली में किरण बेदी को इसलिए लाया गया है ताकि नारी सशक्तिकरण हो, वुमेन एम्पावरमेंट हो। वहीं आपके साक्षी महाराज जी बयान देते हैं कि हिंदू महिलाओं को कम से कम 4 बच्चे पैदा करना चाहिए। ये किस तरह का नारी सशक्तिकरण है? ये बहुत वाजिब प्रश्न है, मैं कंडेम करता हूं, साक्षी महाराज को ऐसा कहना नहीं चाहिए था, तभी हमने नोटिस इशू किया। मगर मैं से बार बार मैं कहता हूं, हर पार्टी में ऐसे कुछ लोग हैं, जैसे इनके सोमनाथ भारती हैं, वह भी महिलाओं के ऊपर 12 बजे रात को जाके आक्रमण करना और किस प्रकार से सैंपल्स लेना, वो सब हमने देखा था। तो स्वाभाविक रूप से वो भी सोमनाथ भारती के खिलाफ कहे। खैर इनके पार्टी में तो उसकी गिनती ही नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, और हम भी साक्षी महाराज को नोटिस इशू। अगला सवाल सर, मेरा सवाल रणदीप सुरजेवाला सर से कि सर, आप जिस तरीके से बीजेपी के 9 महीने के शासनकाल को खोखला साबित कर रहे हैं, आपके पास भी पर्याप्त समय मिला था सेंटर में और दिल्ली में पूरा विकास करने के लिए, लेकिन आपने कुछ किया नहीं, तो आप इस तरीके से क्यों बोलना चाह रहे हैं? एक तो दिल्ली विधानसभा चुनाव के लेके शीर्ष नेतृत्व कांग्रेस में बिल्कुल गायब था, और कल सोनिया गांधी जी उतरी दिल्ली चुनावी मैदान में, लेकिन उन्होंने भी भाषा की जो राजनीति है उसमें मर्यादा को ताक पे रख के, कैसे रखा, सवाल करिए। उन्होंने प्रचारक कहा बीजेपी को, तो क्या कांग्रेस पार्टी के संविधान में इस तरीके की राजनीति करने की अनुमति दी गई है? बहुत वाजिब सवाल अभिसार, मेरे 2 सवाल मेरे मित्र ने पूछे। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कांग्रेस ने क्या किया और आप भाजपा पर या दूसरों पर क्यों इल्ज़ाम लगाते हैं। 1998 में जब हमें दिल्ली मिली भाजपा से, तो जो तरक्की पर बजट खर्च होता था मेरे मित्र, वो 3,750 करोड़ 4,050 करोड़ था। जब हमने दिया 2013-14 में तो 37,500 करोड़ था। दिल्ली 1,000 मेगावाट बिजली पैदा करती थी, 18 घंटे का पावर कट था। जब हमने दिल्ली वापस दी 2013-14 में तो 5,000 मेगावाट दिल्ली पैदा करती थी बिजली।
60 करोड़ लीटर से कम पानी दिल्ली में सप्लाई होता था। जब हमने वापस दिया तो 90 करोड़ लीटर था। ठीक है। दिल्ली में अब आप 6 दूसरे सवाल के फ्लाईओवर जवाब पे आ थे, हम जाइए। 66 फ्लाईओवर लेकर आए, ठीक है। 29 अंडर ब्रिज लेकर आए, 72 फुट ओवर ब्रिज लेकर आए, दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को बदला। और इसीलिए कांग्रेस अपने काम के आधार पर वो बात कहती है। जहां तक मर्यादा का प्रश्न है, क्या यह सच नहीं कि मोदी जी प्रचारक रहे हैं? सच बात यह है। और वो एक दिक्कत दिल्ली की यह है, एक व्यक्ति जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो काम को छोड़कर टेलीविजन से नीचे उतरते नहीं और दूसरे बिजली के खंबे पर चढ़े रहते हैं। तो काम कब होगा दिल्ली और देश में? सवाल संजय, सवाल यह कि मैं देख रहा हूं कि आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता लगातार किरण बेदी पर अटैक कर रहे हैं। कई बार भाषा संयमित रहती है, कभी नहीं रहती है। अब मैं भगवंत मान को सुन रहा था। अब किरण बेदी का गला खराब है नहीं खराब है वो चलिए एक सियासी मुद्दा है, मगर वो बाकायदा उसकी मिमिक्री करके दिखा रहे थे। तो ये क्या ये सही है संजय? मेरा अपना मानना है, व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना है कि जिस प्रकार से भाषा को बिगाड़ने का काम राजनीति में हो रहा है, और कांग्रेस और बीजेपी के अगर आप उनकी शब्दावली और उनके विचार और उनकी भाषा को याद करें, पिछले इलेक्शन में शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री रहते उन्होंने कहा अरविंद केजरीवाल मौसमी कीड़ा है। इनके कानून मंत्री जी ने कहा गटर स्नाइप है, गंदी नाली का कीड़ा है। अब भाजपा के नेताओं को सुन लीजिए, कोई राक्षस कहता है अरविंद केजरीवाल को, कोई भगोड़ा कहता है, कोई नटवरलाल कहता है, कोई नक्सलवादी कहता है। बंदर ये भूल किस गए प्रकार की भाषा है? लगातार इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं के द्वारा किया जा रहा बताइए, है। संबित अभी आप पात्रा- राम यादव और जो दूसरा शब्द बोला था वो चैनल पे ठीक है। बोल भी नहीं सकता। ठीक है। तो अब सवाल ये इनका स्तर इससे नक्सलियों पता को चलता है, जंगल भेजने भाषा की का बात अगर स्तर मोदी जी कहां करते तक लेके हैं जा संबित रहे हैं। पात्रा, तो आपकी जो प्रतिद्वंदी हैं अरविंद केजरीवाल की, उन्हें बंदरों से इतना प्रेम क्यों है? वो क्यों अरविंद केजरीवाल अच्छे खासे आदमी हैं, उन्हें बंदर बता रहे हैं? बताइए क्या मतलब हुआ? देखिए, वो बंदर की राजनीति में नहीं पढ़ना चाहता हूं। वो मनुष्य हैं, इसमें कोई शक नहीं है, अच्छे आदमी है, वो कर रहे हैं अपनी राजनीति, अलग बात है। इसलिए इस प्रकार से इस बंदर को मत लाइए। नुपुर शर्मा जी को समझाइएगा। नहीं, देखिए मैं नहीं जानता उन्होंने क्या बोला, मगर एक बात, एक बयान इनका रटाया है। मगर एक बात मैं याद दिलाता हूं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे अरविंद केजरीवाल यही कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, ये चोर है, ये सब चोर है। कम से कम सैकड़ों बार हर कोई चोर है, जितने भी पार्टी के, चाहे हमारे पार्टी के हो, इनके पार्टी को, कभी कभी खुद के पार्टी के लोगों को भी जो निकल गए हैं, ये चोर हैं, ये चोर हैं, ये डकैत हैं, ये लुटेरे हैं। क्या इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया? और भी खराब शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया। आप बताइए, ये चोर शब्द अगर राजनीति में किसी ने रखा है तो किसने रखा है? अरविंद केजरीवाल जी ने। जब खुद के ऊपर वार हो जाता है तब वो कहते हैं कि बस हमारे ऊपर क्यों व्यक्तिगत टिप्पणियां होती हैं? तमाम लोगों के ऊपर। राजनीति में जो भ्रष्टाचारी हैं उनको भ्रष्टाचारी कहा जाएगा, और भ्रष्टाचारी कहा जाना ये एक सच्चाई बयान करना है। भ्रष्टाचारी जो कोई नक्सलियों को व्यक्तिगत टिकट देते टिप्पणी नहीं हैं है। उनको नक्सली नहीं चोर कहेंगे और तो क्या डाकू कहेंगे? किसी के नाम के साथ कभी नहीं लगाया गया। देश के साथ चोरी करने वाले, देश के साथ लूट करने वाले, ये शब्द बोलते हैं सारे लोग। सुरजेवाला, ये बताइए, आपके पास कोई मिमिक्री आर्टिस्ट नहीं है क्या, या कोई व्यंग्य लेखक? आप क्यों पिछड़ रहे हैं इस पूरे मैदान में? अभी सर बात बड़ी वाजिब है। चोर, डाकू, और संजय जी शायद या तो भूल गए, जो संबित पात्रा जी ने कहा, वो व्यक्तियों का नाम ले लेकर इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। हमें कम से कम वास्तविकता से परहेज नहीं करना चाहिए। तो चोर, डाकू, लुटेरे, बंदर और न जाने क्या क्या, पर क्या दिल्ली चोर, डाकू, लुटेरे, बंदर, गाली, अपशब्द, इस प्रकार की अपमानजनक भाषा एक दूसरे के इस्तेमाल करने से बदल जाएगी? हम 21वीं सदी की दिल्ली की बात कर रहे हैं, जो युवा है, जो एस्पिरेशनल है, जो आगे बढ़ना चाहती है, जो नए रोजगार चाहती है, जो तरक्की चाहती है, वो इसीलिए कांग्रेस ये भाषा छोड़कर हम केवल विकास तरक्की की, चलिए अब अगला सवाल, संजय सवाल। ये रणदीप जी को जब विपक्ष में तभी याद आ रहा है कि तरक्की की भाषा जानती है। बेनी प्रसाद वर्मा जी इनके कैबिनेट मंत्री थे, उन्होंने कहा अन्ना हजारे को यूपी में घुसने नहीं देंगे। और अब आप लोगों में प्रतिस्पर्धा चल रही है कि बेनी प्रसाद वर्मा का रिकॉर्ड कौन तोड़े? ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते रहे इनके नेता। संजय ये भूल गए कि उन्हीं श्रीमती अन्ना हजारे जी ने अब कहा है कि श्री अरविंद केजरीवाल अवसरवादी हैं, वो सत्ता के लालची हैं,
और वो सत्ता के लालच ये सारा में अकेले अपने आपको सिद्धांतों इंटरव्यू को दिया। थोड़ा धोखा सा दे रहे ये हैं। आपको अकेले इंटरव्यू थोड़ा सा मैं भी आईना दिखा दूं। सुना। ये भुखलाए हुए चूहे किसने कहा था? भुखलाए हुए चूहे। और दूसरा, जहर की खेती भी तो किसी ने कहा था। मौत की सौदागर और फिर बोटी बोटी काट दूंगा, ये सब किसके डिक्शनरी में लिखा था? जरा चिंता इस पे भी करना पड़ेगा। खैर 12th प्लेयर हैं, गेम से बाहर हैं, इसलिए ज्यादा चर्चा उनकी हो नहीं रही है, ये अलग विषय है। सर, मेरा नाम खुर्शीद है। मेरा सवाल सुमित पात्रा जी से है। सर, आपका नारा है सबका साथ सबका विकास, जबकि आपकी पार्टी के ही नेता कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाओ, कोई कहता है कि संविधान की प्रस्तावना से सेकुलर सोशलिस्ट शब्द हटाओ। सर, इस सबका सबका मतलब आपके लिए क्या है? किसने कहा सोशलर और सेक्युलर शब्द हटाने के लिए? किसने कहा? किसने तो नहीं कहा हमारे पार्टी में से। वो जो एडवर्टाइजमेंट छापा गया था वो 42nd अमेंडमेंट से पहले जो ओरिजिनल, सम्मित को पता नहीं मैं उनके सरकारी बात करेंगे, मैं कभी उनको टोकता नहीं बीच आप में, थोड़ी देर वो में टोक मेरे दीजिएगा, मित्र हैं। अभी मैं कंप्लीट कर दूं। सर, उनके सरकारी प्रवक्ता श्री रविशंकर प्रसाद जी ने कहा कैबिनेट की बैठक के बाद कि संविधान से समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता शब्द अगर शिवसेना मांग करती है तो गलत क्या है, इस पर चर्चा बहस होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। और आपके पास 42nd इसकी अमेंडमेंट से रिकॉर्डिंग। पहले जब नेहरू जी थे और सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्द नहीं था, तो क्या हिंदुस्तान सेक्युलर और सोशलिस्ट नहीं था? क्या सुरजेवाला जी यही कहना चाहते हैं कांग्रेस भी आके इंदिरा गांधी के जमाने में ही सेक्युलर हुई, नेहरू जी कम्युनल थे? अगर ये सच्चाई है तो ये अलग विषय है, मगर इतना कहना है कि इन विषयों को बेफजूल तरजीह देना मुझे लगता है महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि वो केवल फर्स्ट प्रियम्बल का जो ओरिजिनल कॉपी है, हिंदुस्तान का भी अधिकार बनता है कि वो ओरिजिनल कॉपी को देखे। हमने इतिहास दिखाया, इतिहास तो उस समय इन दोनों शब्दों को इंक्लूड आपने नहीं किया था, तो जवाब आपसे पूछना चाहिए। चलिए अगला सवाल। अभी सर ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आज की तारीख में देश का जो कानून है, जो नियम है, जो संविधान है, उसी पर सरकार चलेगी या पहले से जो बदलाव हुए हैं उसको नहीं मानेगी? क्या संबित पात्रा ये कहना चाहते हैं? मैं आप दोनों से गुजारिश करूंगा, ये एक ऐसा विषय है जिस पर हम अलग से बहस कर सकते हैं। और हम वापस दिल्ली की सियासत पर आते हैं। संजय, संबित, रणदीप प्लीज। चलिए अगला सवाल। मेरा सवाल संबित पात्रा जी से। कल दिल्ली में मोदी जी की रैली हुई थी, उन्होंने कहा था कि जो कच्चे तेल के दाम गिरे हैं वो उनके अच्छे नसीब के कारण गिरे हैं। तो क्या जो कश्मीर में बाढ़ आई थी और महाराष्ट्र में किसान ने सुसाइड किए थे वो भी उनके अच्छे नसीब के कारण हुए थे? पहली बात तो है ये समझने की आवश्यकता है कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने क्या कहा मैं बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहता हूं। उन्होंने कहा कि अगर अच्छे दिन आ रहे हैं, अच्छी चीजें हो रही हैं, तो हमारे प्रतिद्वंदी कहते हैं ये क्या करे, अच्छे काम मेहनत से थोड़ी हो रहा है, ये तो मोदी का नसीब अच्छा है जो अच्छा हो जा रहा है। तो उन्होंने कहा ठीक बात है, अगर नसीब से ही सब कुछ हो रहा है, मेहनत से कुछ नहीं हो रहा है, तो नसीब वालों को ही लाओ, बदनसीबों को मगर बदनसीब शब्द का इस्तेमाल सही था संबित। अब मैं बताता हूं बदनसीब शब्द का इस्तेमाल सही था। अब मैं बताता हूं ना, बताता हूं, धीरे धीरे सब बताता हूं, पूरा खोलता हूं दोनों की। क्यों बदनसीब है अरविंद केजरीवाल और क्यों नसीब वाले हैं मोदी जी, क्यों बदनसीब है राहुल गांधी, तीनों का बताता हूं। उन्होंने नाम नहीं लिया था, इन्होंने मैं बता रहा हूं ना। बदनसीब इसलिए है अरविंद जी, मां भारती की सेवा करने का मौका अरविंद जी को मिला। ये मौका बहुत कम लोगों को मिलता है। अपने चचेरे भाई कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाया इन्होंने, मां भारती की सेवा करने का मौका मिला, मगर क्या किया उन्होंने? पैरों तले रौंद दिया उस नसीब को। इसको बदनसीबी तो कहते हैं। जब सेवा करने की मौका मिले तो मेवा खाने भाग जाना, उसको बदनसीबी। जवाब संक्षेप में चाहूंगा आपका। देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये सही कह रहे हैं कि हम लोगों की बदनसीबी थी, हम इनको समझ नहीं पाए। हमको ये चचेरा भाई कह रहे हैं, लेकिन जब भ्रष्टाचार विरोधी कानून हमने जनलोकपाल का रखा तो दोनों सगे भाई मिलकर विधानसभा में कहे हम 40, 32 भाजपाई, 8 कांग्रेस आई और इन लोगों ने मिलकर जनलोकपाल कानून को गिराया। आज पूरा देश इस बात को जानता है, चाहे कोयला घोटाले का मामला हो, चाहे काला धन का मामला हो, हर जगह दोनों भाई एक साथ काम आपका रिएक्शन? अभी सर एक देश के नसीब को इन लोगों ने मिलकर खराब किया है। इनसे बढ़कर एक बड़ा प्रासंगिक प्रश्न एक नौजवान साथी ने पूछा था, वो ये था कि जब तेल के दाम $105 से $45 बैरल हो जाते हैं तो उसे मोदी जी अपना नसीब बताते हैं, पर वो ये बताना भूल गए दिल्ली वालों को कि उसका फायदा उन्होंने दिल्ली वालों को नहीं दिया। हिंदुस्तान अकेला दुनिया का ऐसा देश है जहां अगर जहाज का तेल डॉक्टर संबित पात्रा डलवाएं तो वो 46 रुपया लीटर है, पर अगर आप स्कूटर में तेल डलवाएं तो वो 60 रुपया लीटर है। क्यों कच्चे तेल के गिरे दामों के भाव का फायदा आम जनमानस को नहीं दिया गया? क्यों रेल का भाड़ा बढ़ाया जा रहा है, मेट्रो का भाड़ा बढ़ाने की तैयारी की जा रही है?
क्यों सब्जी आज भी गोभी 60 रुपया और टमाटर 40 रुपया है, पर मोदी जी को वो शायद मगर मैं जानना चाहता हूं, देखिए संबित, जब आप सियासत करें, नकारात्मक सियासत विपक्ष के पक्ष में ही काम करती है। अब देखिए, मेरी किस्मत, मेरा डर, मेरे डर से दिल्ली की सरकार चलेगी। अब आप क्यों डरा रहे हैं जनता को? जनता को नहीं डरा रहे हैं, उनको डरा रहे हैं, जो डरा भी नहीं रहे हैं, उनको ताकीद कर रहे हैं जो सरकार में आएंगे कि यहाँ डर क्यों नहीं, यहाँ मैं जानना चाहता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच में ऐसा क्या है कि वो डराना चाहते हैं? एक ही टैगलाइन चलेगा, मोदी जी ने यही स्पष्ट किया है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। मगर डर क्या है? लूट के जिस प्रकार से देश को बर्बाद किया है वो नहीं चलेगा। डर क्या है मैं जानना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं इस तरह के डिफेंसिव रिग्रेसिव शब्द क्यों? मेरी किस्मत, मेरा डर क्यों? अब मैं उत्तर देता हूं। आप देखिए, डर शब्द का प्रयोग सबसे ज्यादा किसने किया है? हर दिन आप सुबह टीवी ऑन करिए, एफएम ऑन करिए तो अरविंद जी बोल रहे होंगे आज बीजेपी डर गई है। अब ऐसा हो गया, बीजेपी डर गई है। और शाम को देखिए तो मोदी जी इंस्पायर्ड हैं क्या केजरीवाल से? नहीं, मैं बता रहा हूं। शाम को देखिए तो राहुल जी बोल रहे होंगे, राहुल जी तो खैर बता नहीं रहे होंगे, बाकी लोग राहुल जी के बिहाफ पे बोल रहे होंगे अब हम आ गए हैं, राहुल जी आ गए हैं, सब डर गए हैं, बीजेपी डर गई है। अरे 2012 से ही हम डरे हुए हैं, सब लोग बोल रहे हैं हम डर गए हैं, गुजरात में डर गए, लोकसभा चुनाव लड़ने आए वहां भी डर गए, अब जितने 5 राज्यों में चुनाव हुए वहां डर गए, अब दिल्ली में हम डर गए। डर कौन कर? मेरा सवाल सीधा था कि क्या देश का प्रधानमंत्री, एक मिनट संजय, क्या देश का प्रधानमंत्री सरकारों में डर पैदा करेगा? क्या इसके जरिए आप आत्मविश्वास पैदा करेंगे? ये सवाल था जिसे आपने टाल दिया। देश के प्रधानमंत्री ने 2014 के चुनाव से पहले एक बहुत बड़ी उद्घोषणा की थी, मैं बता दूं। उस उद्घोषणा में उन्होंने कहा था मैं नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का चौकीदार बन के खड़ा रहूंगा, एक अठन्नी भी अगर हिंदुस्तान के खजाने से बाहर चले जाए तो ये चौकीदार जवाब दे रहेगा। तो चौकीदार डर नहीं पैदा करेगा तो कौन डर पैदा करेगा? सच तो यह है, मोदी के क्या मोदी के आने से डर गए आप लोग? मैं संजय आपसे मैं लूंगा, क्या मोदी जी के आने से डर गए हैं आप लोग? अभी सर, जो प्रधानमंत्री होता है देश का, उनको ये जानना चाहिए वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं। और ये देश संविधान के शासन से चलता है, व्यक्तियों के डर से नहीं। मोदी जी की एक छत्रवादी आदत है, उनकी पार्टी के सारे नेता शायद डरे हुए होंगे, संबित पात्रा शायद आज मंच पर ये बात ना कह सकें, परंतु ये देश ना मोदी जी से डरा, ना किसी और से डरा, ना मुगलों से डरा, ना अंग्रेज से डरा, क्योंकि ये देश और इस देश के देशवासी जो हैं वो भारतीयता की भावना से, आम आदमी पार्टी को डर है, मोदी जी से डरने वाले। क्योंकि देखिए 2 दिनों से प्रवेश हो चुका है उनका दिल्ली की सियासत की मानचित्र पर, और यहां से खेल पलट सकता है। जो तथाकथित एडवांटेज, बीजेपी की बौखलाहट, बेचैनी और हताशा सब जनता के सामने आ रही, जिस तरह से नकारात्मक प्रचार कर रहे हैं। और डर मोदी जी का इतना है 8 महीने में कि 30% महिलाओं के खिलाफ दिल्ली में अपराध बढ़ गए। डर इतना है, और भ्रष्टाचार को ऐसे नियंत्रण कर रहे हैं मोदी जी, जो देश के चौकीदार कहते हैं अपने शब्दों में। उन्हीं के पार्टी के शेर सिंह डागर प्रदेश उपाध्यक्ष 4 करोड़ रुपए में हमारे विधायक को खरीदने की कोशिश करते हैं। ये उनका डर है। ना भ्रष्टाचार पे अंकुश है, ना महिलाओं के अपराध पे अंकुश है, ना महंगाई पे अंकुश है। मैं आपको याद दिलाऊं, मैं तो आज दूसरों की बात कर रहा हूं, मतलब मैं अपने शब्दों से नहीं कहूंगा, जो इनके पार्टी के लोगों ने कहा। आशुतोष जी का तो कहा ही, शांति भूषण जी और प्रशांत भूषण क्या कह रहे हैं? 2-2 करोड़ रुपए लेके अरविंद केजरीवाल जी ने टिकट दिए। ये तो पितामह कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी के पितामह का बयान है कि किस प्रकार से करप्शन आम आदमी पार्टी के अंदर ही फैल गया है। और सुरजेवाला साहब देखिए, मैं तो ये कह रहा था कि देशवासी क्यों डरे? देशवासियों को डरने की जरूरत नहीं है। मोदी जी तो देशवासियों को डरा नहीं रहे थे, वो लुटेरों को डरा रहे थे कि लुटेरे सावधान, अगर खजाने के पास आओगे तो मैं खड़ा हूं वहां पे और मैं तुम्हें लूटने नहीं दूंगा। तो आप क्यों बौखलाए हुए हैं? आप तो अच्छे हैं ना? नहीं, अगर आप इतने अच्छे हैं तो आप क्यों डरे हुए हैं? आप मत डरिए ना, आपके पास तो मत डरिए। ये जो आप क्लैरिफाई अब कर रहे हैं, ये क्लैरिफाई संबित पात्रा अब आप कर रहे हैं, वो डर उनका सिर्फ अगर इनकी सरकार बन गई या उनकी सरकार उनके लिए नहीं है। किरण बेदी के नेतृत्व में भी सरकार बनी, उनको भी डराया उन्होंने। किसी की भी सरकार, मतलब अपने लिए भी कहा उन्होंने कि अगर हमारा भी व्यक्ति आ जाता है, जो कि आएगा ही, तो हमारे व्यक्ति भी सावधान रहे कि चौकीदार बैठा है, यहां से कुछ नहीं उठा सकते। पहली बात तो यह कि इस प्रकार के अगंभीर टिप्पणी और बयानबाजी करने से संबित पात्रा जी को बचना चाहिए। आज आपके नरेंद्र टंडन ने पत्र लिख के कहा है, आपके एक नेता के बारे में, संगठन मंत्री दिल्ली प्रदेश के, महिलाओं के बारे में आरोप लगाया है और पैसा लेने के बारे में आरोप लगाया है।
वो सारे आरोप सही हैं। चलिए, आप इस प्रकार की टिप्पणी करके कि शांति भूषण जी ने क्या किया, शांति भूषण एक पैसे ने का किया क्या? पूरे दिल्ली के अंदर 70 टिकट दिए गए, एक पैसे का टिकट के लेने देने में आरोप आप दिखा देंगे तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे, इस्तीफा दे देंगे, पार्टी बंद कर देंगे। सर मेरा सवाल संजय जी से है। वो संविधान के उल्लंघन की बात करते हैं। उनके सोमनाथ भारती जो उनके पार्टी के नेता हैं, उन्होंने मजिस्ट्रेटों की प्राइवेट मीटिंग बुलाई। क्या संविधान, भारतीय संविधान में लिखा हुआ है कि वो ऐसे मीटिंग बुला सकते हैं? क्या कानून इनकी इजाजत देता है उनको? मिनिस्टर्स की प्राइवेट मीटिंग बुलाई, मजिस्ट्रेटों की। देखिए, जो कुछ भी उन्होंने किया नियम कानून के तहत किया। अगर कुछ गलत किया होगा तो उनके खिलाफ तो 365 मुकदमे वैसे ही सब लिखवा रखे हैं। सब सच का सच, दूध का दूध, पानी का पानी सामने आ जाएगा। रात में जो घटना हुई उनके क्षेत्र की, जिसको लेके बार बार विपक्षी आरोप लगाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने क्षेत्र की जनता को, जहां पे सेक्स और ड्रग्स का रैकेट चल रहा था, उसमें मदद करने के उद्देश्य से गए थे। पुलिस को लेके पुलिस को लेके साबित नहीं हुआ संजय, और जो इस तरह का मामला बनाया जाता है, साबित नहीं हुआ है, ऐसे प्रस्तुत किया जाता है। आप किसी के घर पर इस प्रकार की रेड नहीं कर सकते। आपको इसकी माफी मांगनी चाहिए थी। लोग लगातार एक ही बात को डट रहे हैं, सच्चाई सुनने के लिए तैयार नहीं। अब आप तीनों एक साथ बोल रहे हैं हमारे साथ। संजय जी, रणदीप जी, मैं अगला सवाल ले रहा हूं। संजय जी, के लोग क्या कह रहे हैं उसको तो कभी आपने सुनने की कोशिश नहीं की। ठीक है संजय जी, मैं अगला सवाल ले रहा हूं। मेरा सवाल कांग्रेस से है। आपने कहा कि नई पार्टीज को एक्सपीरियंस नहीं है और इसलिए उनको नहीं आना चाहिए, सीएम नहीं बनना चाहिए। मैं आपसे ये बोलना चाहती हूँ कि ऐसे तो किसी भी न्यू पार्टी को एक्सपीरियंस नहीं होगा तो इसका मतलब डेमोक्रेसी का मतलब ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि न्यू पार्टीज नहीं बन पाएंगी, राइट? और मेरे हिसाब से आपने कहा राजनीति की नॉलेज नहीं है। राजनीति की नॉलेज इज नॉट इम्पॉर्टेंट हमारे हिसाब से। ठीक है, आप सवाल कर चुकी, ठीक है, ठीक है, जवाब दीजिए। आपने वाजिब प्रश्न पूछा। मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि कोई नया व्यक्ति राजनीति में नहीं आ सकता। मैंने ये कहा कि जब आप तीनों उम्मीदवारों का आकलन करें तो एक ऐसे उम्मीदवार अकेले कांग्रेस के पास हैं जिनको 40 साल का राजनीतिक धरातल का तजर्बा है। एक ऐसे व्यक्ति हैं जो 1.5 वर्ष पहले आए हैं और एक ऐसी आदरणीय महिला बीजेपी की उम्मीदवार हैं जो 15 दिन पहले राजनीति में आए हैं। ये कहकर दोनों बार बार कि हम कभी राजनीति में आएंगे नहीं और राजनीति से हमारा कोई वास्ता नहीं होगा, केवल ये तथ्य मैंने। ठीक है, अगला सवाल लेता हूं। मेरा सवाल, मैं राघवेंद्र मिश्रा दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र हूं। मेरा सवाल संजय जी से है कि अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं दिल्ली की जनता से कि आप पैसा, सबसे पैसा लो और वोट मुझे दो। ये अरविंद केजरीवाल जी की किस तरह की ईमानदारी है? एक अरविंद केजरीवाल जी ईमानदार हैं, बाकी दिल्ली की सारी जनता बेईमान है क्या? देखिए, पहली बात तो ये कि इस सच को आप लोग भी जानते हैं, पूरा देश जानता है कि चुनाव में पैसे और दारू का इस्तेमाल राजनीतिक दल करते हैं। पिछली बार मेहरौली में बीजेपी के दफ्तर में दारू पकड़ी गई थी, वो खबर अखबारों में है, गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, मिल जाएगा। और बार जा रहे हैं। वो तो अब आप फिर आ गए, जिसके लिए इलेक्शन कमिश्नर ने खुद मना किया, उस बात को फिर आप यहाँ दोहरा रहे हैं। आपको नियम कानून मानना नहीं है, आपको कोई भी बात माननी नहीं है। दूसरी बात, अरे वो तो स्पष्ट रूप से आपके कार्यालय में पकड़ी गई थी दारू। दूसरी बात ये कि रणदीप सुरजेवाला जी ने जो कहा, बिल्कुल सही बात कहा। हम लोगों के पास किसी भी प्रकार का कोई अनुभव नहीं है, न चारा घोटाला का अनुभव है, न 2G घोटाला का अनुभव है, न कोयला घोटाला का अनुभव है, न CWG घोटाला का अनुभव है, न शहीदों के ताबूत में घोटाले का अनुभव है, न येदियुरप्पा की तरह आयरन ओर घोटाले का अनुभव है, और न ड्राइवर और जोशी को कंपनी का डायरेक्टर बनाने का अनुभव है। ये कोई अनुभव अरविंद केजरीवाल मेरे ख्याल से एक बात भी सही, आपको टाइम भी कम मिला। 49 दिन में क्या क्या कर लेंगे? जनता के लिए काम करने का अनुभव है, वो 49 दिन में हमने करके दिखाया है। और अभी 26 जनवरी के राष्ट्रीय पर्व को बीच में ध्वस्त करने का अनुभव अवश्य है, भाषा निकलती है, वो अवश्य ही नहीं है। ठीक है, अगला सवाल। शपथ पत्र देकर फिर सिक्योरिटी बाद में ले लेने का अनुभव है। जहाज ट्रेन में बनारस जाकर जहाज में वापस आकर दोबारा वहां न जाने का अनुभव अवश्य है। ठीक है, अगला सवाल है। मेरा प्रश्न बीजेपी से है। साध्वी प्रज्ञा जी कहती हैं कि 4 बच्चे पैदा करने चाहिए और मनोहर सिंह खट्टर जी कहते हैं कि महिलाओं को जींस नहीं पहननी चाहिए। तो क्या इसी प्रकार आप महिलाओं की सुरक्षा करने का वादा करते हो?
नहीं, पहली बात तो मुझे लगता है थोड़ा सा आपको ये रहा कि साध्वी प्रज्ञा बीजेपी में नहीं है, इसलिए वो साध्वी प्राची भी बीजेपी में नहीं है, ना तो वो सांसद है, ना विधायक है, ना हमारी पार्टी की सदस्य है, इसलिए उस पर मैं जवाब देने की कोई आवश्यकता नहीं है। वैसे शगुफा ओरिजिनली तो साक्षी महाराज ने छोड़ा था। नहीं, मैंने साक्षी महाराज का जवाब दे दिया है। मैंने कहा वो बिल्कुल हम लोग नहीं मानते हैं उन चीजों को, हम डेवलपमेंट के आधार पर आए हैं और डेवलपमेंट को लेकर ही काम कर रहे हैं। और जहां तक ये 3 दिन से अरविंद केजरीवाल जी और अभी संजय जी ने भी बोला कि दिल्ली में महिलाओं के ऊपर आक्रमण का रेट बढ़ गया है, अत्याचार का, तो मैं बता दूं वो क्यों आंकड़े बढ़े हैं। वो इसलिए बढ़े हैं क्योंकि पहली बार दिल्ली के इतिहास में फ्री एफआईआर हुआ है। पहले आप महिलाओं से पूछिए, वो जब जाते थे दिल्ली में एफआईआर दर्ज कराने के लिए, अगर 100 महिलाएं जाती थी तो एक कभी एफआईआर नहीं हो पाता था। एक सेकंड में बीच में बिल्कुल नहीं बोलता हूं। इसको किस प्रकार से पारदर्शी रूप से इस सरकार ने 7 महीनों के अंदर बदला है। हर थाने में एक महिला कर्मी है। एक सेकंड, हर थाने में एक महिला कर्मी बैठी है, जो कोई भी महिला आती है बिना कुछ भी पूछे उसका एफआईआर दर्ज किया जाता है और महिला को सम्मान दिया जाता है। आप बताइए क्या इन्होंने 49 दिन में ये किया? यही उत्तर प्रदेश में कहते हैं कि हमारे महिलाओं पर अपराध इसलिए बढ़ रहा है कि हम एफआईआर दर्ज करते हैं। ऐसे तर्क संबित पात्रा जी अच्छे प्रवक्ता हैं, वो हर बात को अपने तरीके से पेश करने की कोशिश करते हैं, पर वो ये भूल गए केवल 31% बलात्कार की घटनाएं अकेली नहीं बढ़ी दिल्ली में। मोदी जी के डर के बावजूद 300% घरों में चोरी की घटनाएं बढ़ी, 59% 9 महीने के अंदर व्हीकल्स चोरी की दिल्ली में घटनाएं बढ़ी, 42% इरादाए कत्ल की दिल्ली के अंदर 9 महीने में घटनाएं बढ़ी और 18% कत्ल की घटनाएं बढ़ी। अब कम से कम ये मत कहिएगा कि कत्ल की एफआईआर नहीं दर्ज करते थे क्योंकि ये मालूम नहीं चलता था कि कौन मरा है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया संजय सिंह, संबित पात्रा, रणदीप सुरजेवाला और ये तमाम ऑडियंस जिसने इस कार्यक्रम में चर्चा की और तीखे सवाल किए। एबीपी न्यूज में आप देख रहे थे दिल्ली का नेता कैसा हो।